ये कथा उज्जैन के राजा मुंज और उनके ज्येष्ठ भाई के पुत्र भोज की है। जब भोज के पिता सिंधुराज स्वर्ग से धारे, तब भोज की आयु केवल 5 वर्ष की थी और राजा के इस अकाल मृत्यु के कारण राज्य में चारों ओर अशांति और व्याकुलता का वातावरण था। मंत्री जी, युवराज मात्र 5 वर्ष के हैं। उन्हें राजपाट के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से भला कौन अवगत कराएगा? और जब तक युवराज उपयुक्त आयु अवधि में नहीं आ जाते, तब तक उन्हें ये राजपाट सौंपा नहीं जा सकता। विषय तो ये चिंता का है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं महामंत्री जी। युवराज जब तक 15 वर्ष के नहीं होते, तब तक इस राज्य का उत्तरदायित्व मेरा होगा। अपने भ्राता के शीश पर हाथ रख मैंने ये सौगंध खाई थी। आपका ये निर्णय तो अत्यंत सराहनीय है। निसंदेह अगर राज्य की बागडोर आप जैसे दानवीर और तपस्वी के योग्य हाथों में हो, तब तो राज्य में किसी को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और जब युवराज भोज का लालन पालन आप जैसे त्यागी और तपस्वी राजा की छत्र छाया में होगा, तो वे अवश्य एक महान राजा बनकर उभरेंगे। निसंदेह कुछ ही दिनों में राज्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व मुंजनाथ को सौंप दिया जाता है। बोलो परम त्यागी पराक्रमी महाराजाधिराज मंजूनाथ की जय जय जय। मैं मंजूनाथ अपने ज्येष्ठ भ्राता सिंधुराज और मालवा राज्य की प्रजा के हर व्यक्ति को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि इस क्षण से अपने अंतिम क्षण तक मालवा राज्य के हर व्यक्ति की सेवा सच्ची निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करूंगा। राज्य की प्रगति और प्रजा का कल्याण ही मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। बोलो महाराज मंजूनाथ की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कई वर्ष यूं ही बीत जाते हैं और अनुमानतः 1 दशक तक मुंजनाथ अपने राजा होने का दायित्व संपूर्ण निष्ठा और लगन के साथ निभाते हैं। महाराज, 2 माह पश्चात युवराज भोज पूरे 15 वर्ष के हो जाएंगे, तो हमारे स्वर्गवासी महाराज की इच्छा अनुसार तो अब युवराज के राज्याभिषेक का समय निकट है। सत्य वचन, परंतु महाराज, इससे पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि युवराज संपूर्ण रूप से इस राज्य के हर उत्तरदायित्व के पालन करने योग्य हैं। हाँ, देखिए, अगर प्रश्न उनकी कौशलता और ज्ञान पर है, तो आप सभी एकदम निश्चिंत हो जाएं। युवराज की तलवारबाजी धनुर्विद्या में पूरी तरह से निपुण है, और अगर जहां तक उनकी बुद्धिमत्ता का प्रश्न है, तो इस संपूर्ण राज्य में उनके समान बुद्धिमान कोई नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सत्य है महाराज, परंतु राज्य को कर्तव्य भार के लिए कहीं अधिक विवेक और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होगी। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। कैसी तरकीब? महाराज, क्यों ना हम हमारे ज्योतिषाचार्य को बुलाकर उनसे जाने कि युवराज अभी इस उत्तरदायित्व के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हैं या नहीं। सत्य कहा महामंत्री जी। आज ही ज्योतिष आचार्य जी को राज दरबार में बुलवाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आइए आचार्य जी। जी महाराज, बताइए मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ? आचार्य, हमने आपको खास इसलिए राज दरबार में बुलाया है क्योंकि अब राज्य के नए महाराज का
इस राज गद्दी पे विराजमान होने का समय आ चुका है। परंतु किसका महाराज? हमारे बड़े भाई के पुत्र युवराज भोज का। तो उसी के संदर्भ हमने आपको बुलाया है। हम सबकी कुछ आशंकाएं हैं जिससे शायद आप ही हमें मुक्त कर सकते हैं। कैसी आशंका महाराज? ठीक है युवराज, अभी समस्त राज्य का इतना विशाल उत्तरदायित्व निभाने के योग्य है? महाराज, क्या मैं युवराज की जन्म पत्रिका देख सकता हूं? जी आचार्य। मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री तुरंत युवराज भोज की जन्म पत्रिका मंगवाकर ज्योतिषाचार्य को सौंप देते हैं। आचार्य, जन्म पत्रिका पढ़ एकाएक आपके चेहरे पर यह मुस्कान कैसे खिलाई? महाराज, राज्य का असली स्वर्ण काल तो युवराज के शासन काल में ही आरंभ होगा। वो कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि ऐसे श्रेष्ठ राजा बनेंगे कि उनकी महानता के गुणगान हर राज्य के कोने कोने तक फैल जाएगा। महाराज युवराज के भाग्य में ऐसी महानता लिखी है कि उसका वर्णन करना स्वयं ब्रह्मदेव तक के लिए असंभव होगा। वो 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिन तक इस राज्य पर संपूर्ण वैभव के साथ शासन करेंगे। उनकी महानता की गाथाएं इतनी अद्भुत होंगी कि वीर से वीर राजाओं की गाथाएं भी उनके समक्ष फीकी पड़ जाएंगी। जब तक उनका राज होगा, तब तक राज्य में सुख समृद्धि और सम्मान संपूर्ण तरीके से बना रहेगा। राज दरबार में मौजूद सभी लोग ये सुनते ही प्रसन्न हो उठते हैं, परंतु दूसरी ओर यही भविष्यवाणी महाराज के मन में ईर्ष्या के बीज बो देती है। वो 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिन तक इस राज्य पर संपूर्ण वैभव के साथ शासन करेंगे। उनकी महानता की गाथाएं इतनी अद्भुत होंगी कि वीर से वीर राजाओं की गाथाएं भी उनके समक्ष फीकी पड़ जाएंगी। इसका मतलब मेरा पुत्र भी इतिहास के उन पन्नों में लिखे जाएंगे जिन्हें शायद कभी कोई खोल के भी ना देखे। महाराज की जय हो। महाराज, आप इस मौसम में यहां? अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप वो लाकर मुझे देंगे? निसंदेह महाराज, मैं वचन देता हूं कि आप जो मांगेंगे वो मैं स्वयं आपके चरणों में ला रखूंगा। निसंकोच होकर बताइए महाराज, आपको क्या चाहिए? युवराज भोज का रक्त। ये आप क्या मांग रहे हैं महाराज? हाँ, उन्हें शिकार के बहाने भुवनेश्वरी वन में ले जाना, और जब सही अवसर मिले तभी उन्हें। सेनापति वत्सराज अपने शीश को झुका लेते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, परंतु उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पूछिए। आपने भी उस दिन वो भविष्यवाणी सुनी थी कि युवराज का दौर इस राज्य का सबसे यशस्वी दौर होगा। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण की स्याही से लिखा जाएगा। फिर यह निर्णय क्यों महाराज? और जिस किताब के पन्नों पर उनका नाम स्वर्ण स्याही से लिखा जाएगा, उसी किताब के किसी कोने में मेरे पुत्र का, मेरे पुत्र के पुत्र का, मेरी सभी पीढ़ियों का नाम कौन सी स्याही से लिखा जाएगा, ये बता सकते हैं आप सेनापति जी? महाराज मंजुनाथ के अश्रु बारिश की बूंदों में धुलकर उनके चेहरे से उतरने लगते हैं, परंतु उनके हृदय की विडंबना अब ऐसा विकराल रूप ले चुकी है
कि वो अपने निर्णय पर पूरी तरह से अडिग हो जाते हैं। कल तक युवराज का रक्त आप मेरी तलवार की धार पर लगा पाएंगे महाराज। जब ये हो जाए तो वो तलवार सबसे पहले हमें दिखाना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, मैं और युवराज आखेट के लिए जा रहे हैं, तो कृपया आज्ञा दीजिए। जल्द ही लौटूंगा चाचा श्री, और अब की बार भेंट में आपके लिए शेर की खाल लाऊंगा। ये सुनते ही महाराज का हृदय उनके अंदर धधकती आग में मानो झुलस सा उठता है, पर वो चुपचाप अपना हाथ उसके शीश पर रख देते हैं। आयुष्मान भव। सेनापति युवराज भोज को ले भुवनेश्वरी वन की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। हमें इससे आगे अवश्य पैदल ही जाना चाहिए सेनापति जी। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम घोड़ा अंदर लेकर गए तो हमारे पहुंचने से पूर्व ही आखेट तक हमारे घोड़े के पैरों की ध्वनि पहुंच जाएगी। बेहतर यही होगा कि हम वन के किसी ऐसे स्थान में छुपे जहां हमें आखेट साफ दिखाई दे। 14 वर्ष के बालक को आखेट का ऐसा ज्ञान? सेनापति वत्सराज और युवराज जंगल में घनी झाड़ियों के पीछे जा छुपते हैं। क्या हुआ युवराज? इस दिशा की ओर कोई जानवर बढ़ रहा है। हाँ? परंतु आपको यह कैसे ज्ञात हुआ? ध्यान से सुनिए, पैरों की आवाज, परंतु ध्वनि से लगता है कोई शेर ही है, क्योंकि कदमों की आवाज भारी है। भोज कुछ देर तक शांत वहीं बैठा रहता है और फिर तुरंत अपने धनुष में तीर लगाकर सामने की ओर दाग देता है। हाँ, परंतु सामने तो कोई नहीं। परंतु आपको कैसे पता कि वो शिकार आपके तीर के सामने आने वाला है? इस दिशा में बढ़ती हुई पैरों की ध्वनि से। अद्भुत युवराज, अविश्वसनीय। सेनापति और युवराज उस शेर के पास चले जाते हैं। सेनापति जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उनके माथे पर पसीने की रेखाएं बढ़ती जाती हैं। और तभी युवराज का ध्यान सेनापति के भय से कांपती देह और शर्मसार आंखों पर चला जाता है। क्या हुआ सेनापति जी? सेनापति वत्सराज कुछ देर के लिए वहीं मौन हो जाते हैं। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके हृदय में है वो आप स्पष्ट रूप से कह दीजिए। आप मुझे अपने पुत्र समान ही समझिए। ये सुनते ही सेनापति वत्सराज अपने आंसू रोक नहीं पाते और उसी समय वो युवराज भोज को सारी बात बता देते हैं। पर ये सुनते ही युवराज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये क्या युवराज, आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं? बस इतनी सी बात थी। युवराज अपने घुटनों के बल वहां बैठ जाते हैं। लीजिए, अब आप बिना डरे महाराज के दिए आदेश का पालन कर सकते हैं। आपके प्राण लेने का साहस मेरी भुजाओं में नहीं है युवराज, नहीं है। राज्य आदेश है सेनापति जी, पालन तो करना ही होगा। हाँ, रुकिए युवराज, मैं आपके प्राण नहीं ले सकता, परंतु महाराज को मैं ये तो बता सकता हूं कि मैंने उनका दिया आदेश निभा दिया है। परंतु ये कैसे संभव है? जब वे मेरा रक्त आपसे मांगेंगे तब आप उनके समक्ष क्या प्रस्तुत करेंगे? सेनापति वत्सराज तभी शेर की ग्रीवा से बहता वो रक्त अपनी तलवार पर लगा लेते हैं। जंगल की पहाड़ियों को पार करने के बाद मेरी एक बहन रहती है युवराज, तो आप उनके पास चले जाइए
वहां आपको राजमहल की तरह शाही जीवन तो नहीं प्राप्त होगा, परंतु आपको वहां किसी साधु के समान अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आप मेरे राजवंश से मेरे स्वभाव का अनुमान मत लगाइए सेनापति जी। वैभव और राज्य की सेवा में से मेरा हृदय हमेशा ही सेवा भाव की ओर झुका है। परंतु इससे पहले कि आप चाचा श्री के समक्ष ये रक्त ले जाएं, आप मेरा लिखा एक श्लोक उन तक पहुंचा देना। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा युवराज। ये श्लोक आप मेरे चाचा श्री को सुना देना और साथ ही इसका अर्थ भी उन्हें स्पष्ट कर देना। उस श्लोक को पढ़ते ही सेनापति वत्सराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जैसी आपकी आज्ञा युवराज। सेनापति तुरंत उस श्लोक को ले महाराज के समक्ष चले जाते हैं। आपका आदेश पूरा हुआ महाराज। ये सुनते ही महाराज कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि अपने आखिरी क्षणों में युवराज ने क्या कहा? क्या? युवराज ने आपके लिए अपने अंतिम क्षणों में अपना लिखा एक श्लोक आपके लिए भेजा है। आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ महाराज। जी। मंधाता च महीपतिः कृत युगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः वक्कासावदशाननः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिव्याम दिव्यम। ये सुनते ही महाराज की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अगर इसका अर्थ आप नहीं समझे हो महाराज, तो उसकी भी व्याख्या मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। इस पृथ्वी पर कई श्रेष्ठ राजा जन्मे, परंतु अपने अंतिम क्षणों में किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जैसे महान राजा मानधाता, परंतु उनकी जब मृत्यु हुई तो वो भी खाली हाथ चले गए। दशानन रावण, जिससे तीनों लोग कांपते थे, वो भी खाली हाथ चले गए। यहां तक कि युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी इस पृथ्वी से खाली हाथ चले गए। परंतु मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि जब आप जाओगे तो ये सारा राजपाट, ये सारा वैभव, ये राजगद्दी सब आपके साथ जाएगी। ये सुनते ही महाराज एकदम खंडित खंडित हो जाते हैं और उस तलवार पर लगा रक्त अपने माथे पर लगा लेते हैं। इतिहास में मुझ जैसे लोभी को सिर्फ हत्यारा लिखा जाना चाहिए। सेनापति जी, आप कृपा करके ये बता सकते हैं कि आपने कहां मेरे गंगा से पावन भतीजे को मारा है, ताकि मैं उसी स्थान पर अपनी देह त्याग सकूं। मेरा ये घृणा युक्त पाप अब बस मेरे रक्त से ही शायद धुल सकता है। मुझे पता था आप यही कहेंगे महाराज, इसलिए आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि युवराज अभी भी जीवित हैं। क्या? सेनापति उन्हें सारी बात बता देते हैं। लेके चलिए, अभी के अभी मुझे लेके चलिए उनके पास। सेनापति तभी महाराज को अपने साथ ले युवराज भोज के सामने आ जाते हैं। क्षमा कीजिए युवराज, आज शायद स्वर्ग में बैठे मेरे भ्राता भी मुझसे रुष्ट होंगे। आप बड़े हैं चाचा श्री, तो कृपया मेरे समक्ष हाथ जोड़कर मुझे लज्जित ना करें। और जैसी आपकी इच्छा थी वैसा ही तो हो रहा है।
मैं तो अब वैराग्य का जीवन अपनाने जा रहा हूं, तो आप चिंता मुक्त हो राजपाट संभालिए। नहीं, राज्य को संभालना केवल आपके भाग्य में लिखा है। जो पाप मैंने किया उसके पश्चाताप के लिए वैराग्य के मार्ग पर मुझे चलना होगा। और इस क्षण ने इतिहास के सबसे महानतम पुरुषों को जन्म दिया। एक वो राजा जिन्हें आज राजा भोज के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, और एक राजा मंजुनाथ जिन्होंने अपना राजपाट त्याग वैराग्य जीवन स्वीकार किया।